नमस्कार दोस्तों। स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेट रूम में दूसरी मंजिल के प्राइवेट स्कूल का माहौल नीचे के गंभीर माहौल से बिल्कुल अलग था। वहां पर अंदर 4 लोग बैठे हुए थे। तभी जितेंद्र राणा का फोन बजा। फोन पर नाम देखकर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, क्योंकि यह फोन उसके खास आदमी का था। वह फोन उठाकर गंभीर लहजे में बोला, क्या हुआ बताओ। तभी सामने से उसे कुछ कहा गया। यह सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वह अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, तुम रुको, मैं आ रहा हूं। उसे इतना चिंता में देखकर पास बैठा हुआ विक्की से रहा नहीं गया। वह पूछता है, क्या हुआ। तो जितेंद्र राणा बाहर जाते हुए बोला, मेरे डैड, पता नहीं क्या हुआ डेड को। उनकी तबीयत और खराब हो गई। उनकी सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। यह सुनकर विक्की सहगल थोड़ा परेशान हो गया। वह जितेंद्र राणा की ओर देखकर बोला, तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। वह जानता था कि जितेंद्र राणा के लिए उसके पिता क्या मायने रखते थे, क्योंकि बचपन से ही उसकी मां नहीं थी तो उसके पिता ने ही उस पर पुष्कर बड़ा किया था। यहां तक कि उसे दुनिया की हर बुरी और सही चीज उन्होंने ही सिखाई थी। इसीलिए तो 5 साल पहले जब उसे पता चला कि उसके पिता का एक्सीडेंट होने की वजह उसके दोस्त हैं, वह दोस्त जिन पर वह सबसे ज्यादा यकीन करता है, तो बिना सोचे समझे उनके खिलाफ हो गया और उनसे दुश्मनी ले ली, क्योंकि सबको पता थी कि जितेंद्र राणा की इकलौती कमजोरी उनके पिता थे। इस बार हर बार से उलट विक्की को जितेंद्र ने रोका नहीं और वह गंभीर लहजे में बोला, ठीक है, जल्दी करो। तभी उन्हें जाते हुए देख पीछे से गंभीर आवाज आई, वहां की सिचुएशन के बारे में मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर देना। यह आवाज किसी और की नहीं, हर्षवर्धन की थी, क्योंकि वह भी मल्हार राणा को जानता था, क्योंकि जितेंद्र के पिता उन दोनों को भी उतने ही अच्छे से ट्रीट करते थे जितने अच्छे से जितेंद्र को करते थे। इसीलिए उनका बॉन्ड भी हर्षवर्धन के साथ अच्छा था। उसके चेहरे पर भी थोड़ी परेशानी नजर आ रही थी। यह देखकर अनाया, जो उसके पास बैठी थी, उसने उसका हाथ सहलाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएंगे। यह कहते हुए उसका इरादा साफ साफ था कि वह खुद के बारे में कह रही थी कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद उनका इलाज करूंगी, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसका इलाज अनाया ना कर सके। उसकी बात हर्षवर्धन भी समझ गया। तभी वह वॉशरूम के अंदर गई। अंदर जाकर उसने अपने हाथ में पहन डिजिटल वॉच वाले रॉबर्ट रेम REM को कमांड दी, रेम, पता करके बताओ कि पर सेक्रेटरी वैकुंठ भाई और मेरी मॉम का लॉयर धनंजय ठकराल कैसे इंसान है, और उनका पूछला पूरा रिकॉर्ड मुझे जानना है। यह सुनकर रेम एक रॉबर्ट की तरह कमान एक्सेप्ट करते हुए बोला, ठीक है मास्टर, मैं पता करके आपको बताता हूं। इतना बोलकर वह अपनी हैकिंग के काम पर लग गया। वह अपने काम में बहुत माहिर था। कुछ ही वक्त में उसने उनकी पूरी डिटेल निकाली और वापस AI आवाज में बोला, मास्टर, काम हो गया, मैंने पूरी डिटेल आपको भेज दी है। तभी अनाया कुछ सोचते हुए बोली, क्या तुम्हें उसमें कुछ गड़बड़ नजर आई। तो रेम कुछ सोचते हुए बोला, गड़बड़ तो नहीं, लेकिन पता चला है कि आपकी मोम ने इन दोनों पर ही कुछ एहसान किए थे। उनके बदले इन दोनों ने उनकी हर विश पूरी करने को कहा था। यह सुनकर अनाया की आंखें गहरी हो जाती हैं। वह आईने में अपने अक्ष को देखते हुए बोली, साफ साफ बताओ, बात क्या है। तो रेम वापस अपनी AI आवाज में बोला, पूर्व होम सेक्रेटरी वैकुंठ भाई अपनी पोस्ट के लिए काबिल तो थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उनके दुश्मन बहुत ज्यादा थीं, जो लोग इल्लीगल काम करना चाहते थे। वह लोग तो उन्हें कई बार मारवाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन आपकी मोम की वजह से वह जिंदा थे। यहां तक कि वह पोस्ट भी उन्होंने ही मिस्टर व्यास को दिलवाई थी, ताकि उनकी सेफ्टी को कोई खतरा न रहे और गवर्नमेंट खुद उन्हें सिक्योरिटी दे। यह सुनकर अनाया की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गई कि क्यों बैकुंठ व्यास जैसा इंसान उसकी मां का ट्रस्ट संभालने के लिए मान गया।
क्योंकि वह ट्रस्ट कोई छोटा मोटा ट्रस्ट नहीं था। उस ट्रस्ट के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती थीं। हालांकि पोस्ट बड़ी थी, पैसे ज्यादा थे, लेकिन उसके साथ साथ उन पर खतरा भी था, क्योंकि जो भी उस ट्रस्ट का पैसा हासिल करना चाहेगा, वह गैंग और वह लोग उसे टारगेट करेंगे, क्योंकि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कम नहीं होती। तभी वह एआई रोबोट रेम वापस बोला, और मैडम, रही बात आपकी मोम के लॉयर धनंजय ठकराल की, तो वह भी कुछ कम नहीं है। उनको अभी ऐसा ही कुछ फास्ट है। दरअसल वह लॉयर की डिग्री हासिल करने के बाद जब उन्होंने लॉयर की प्रैक्टिस शुरू की थी, तो उनके इंटेलिजेंट लेवल को देखते हुए गवर्नमेंट ने उन्हें डिफेंस लॉयर के तौर पर अपॉइंट कर लिया था, और कुछ ही वक्त में उनकी पॉपुलैरिटी, लोगों की बीच प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। लेकिन जितनी जिम्मेदारी आती है, उसके साथ खतरे भी आते हैं। उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड के खिलाफ का कैसे अपने हाथ में ले लिया। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड कैसे था। अगर इसमें दुश्मन का गुनाह साबित हो जाता, तो देश पर काफी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ सकती थी और बड़ी क्राइसिस में आ सकता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इन सभी मामलात को पीछे के रास्ते से सॉल्व करना सोचा, और इसके लिए उन्होंने लॉयर धनंजय ठकराल की बलि दे दी। उन्होंने जानबूझकर उन्हें हरा दिया, यहां तक कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि वह दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं और टेररिस्ट के अटैक में उनका भी हाथ था। क्या सच में लॉयर एक बुरा इंसान था? और क्या अनाया आगे कुछ और करेगी? प्राइवेट रूम के वॉशरूम में अब तक आपने सुना कि गीता कपूर के लॉयर की इंफॉर्मेशन में अनाया को पता चलता है कि उसे एक देशद्रोही साबित कर दिया गया था। यह करने का सबसे बड़ा कारण था देश में शांति लाना और मामले को दूसरे देश की गवर्नमेंट से कुछ और चीजों के मुआवजे पर ठंडा पाड़ देना, ताकि उन लोगों को देश की इकोनॉमी के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए और दो देशों के बीच संबंध न टूटे, और जो भारी मात्रा में चीजों की आपले होती थी वह ना रुके। और वही जब धनंजय ठकराल को यह पता चला, तो उनका विश्वास गवर्नमेंट पर से उठ गया। तब आपकी मां ने ही उन्हें जेल से बाहर निकाला था और उनके लिए एक लॉयर फॉर्म खड़ी कर दी। अब धनंजय ठकराल समझ गए थे कि गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिश्ते रखने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें बस सच के लिए खड़ा रहना है, और आपकी मां का भी यही गोल था कि वह सच की राह से कभी ना भटके। इसीलिए उन्होंने धनंजय ठकराल को गवर्नमेंट की ओर से इतनी छूट दिलवा दी कि वह कुछ ही वक्त में देश ही नहीं, दुनिया के जाने माने लॉयर बन गए। और उन्होंने आज तक जितने भी केस लड़े वह जीते, क्योंकि वह कभी बुराई के साथ नहीं खड़े रहे थे, और इसी वजह से आपकी मां उन पर यकीन करती है। और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने विल लिखने के लिए उनको चुना था, और आज तक वह आपकी मां के लिए लॉयल भी थे, क्योंकि आपके पिता मिस्टर कपूर ने कई बार उन्हें पैसों का लालच दिया, यहां तक कि शुरुआत में मरवाने की धमकी दी, और कई बार उन पर अटैक भी हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने आपका मां का साथ नहीं छोड़ा, और आज भी वह आपके 21 साल होने के लिए वेट कर रहे हैं, ताकि वह आपकी मां की अमानत आपको सोच सके। यह सुनकर अनाया के चेहरे पर उन दोनों के लिए भी प्राउड मुस्कान आ गई। उसे पता चल चुका था कि उसकी मां को एक अच्छी खिलाड़ी नहीं थी, उसे लोगों की बहुत अच्छी पहचान थी। वह जानती थी कि कैसे लोगों को विश्वास में लिया जाता है। उसे पता था कि पैसे लोगों का ईमान बचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसीलिए उसकी मां ने पहले उन दोनों लोगों का विश्वास जीता, उन पर एहसान किया, और उसके बाद उसे जिंदगी भर के लिए बांध दिया। लेकिन वह अपनी मां को सेल्फिश नहीं कहती थी, क्योंकि उसकी मां ने जो भी किया वह उसके लिए किया। कहीं ना कहीं उसकी मां को अंदाजा हो चुका था कि वह मेरे साथ ज्यादा वक्त के लिए नहीं रह पाएगी। यह सोचते ही उसके दिल में एक दर्द सा उठा। वह जानना चाहती थी कि ऐसा तो कौन सा खतरा था, कौन सा शख्स था जो उसकी मां के लिए मौत बनकर खड़ा था। अब उसे उस इंसान को ढूंढकर मार डालने की इच्छा हो रही थी। वह अपने इमोशंस को काबू करते हुए शांत हुई और वॉशरूम से बाहर आई। कमरे के अंदर जब अनाया वॉशरूम बाहर आई, तो बाहर का माहौल देखकर उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि हर्षवर्धन अपनी खतरनाक नजरों से उन दोनों शख्स को घूर रहा था
और वह दोनों शख्स भी अपने रौबदार आवाज में सामने बैठी थी। वहां बैठा हुआ कोई भी शख्स नीचे नहीं था। एक देश का जाना माना लॉयर था, तो दूसरा पॉलिटिकल कैरियर में अपना अच्छा खास मुकाम हासिल करके रिटायरमेंट ले चुका था और दुनिया की जानी मानी चैरिटी फर्म को संभाल रहा था। और इस वक्त तीसरा इंसान वहां बैठा था। वो उसका प्यार पति था, देश का सबसे अमीर और दुनिया का नामी बिजनेस टाइकून, जो दुनिया के सभी अमीर आदमियों के टॉप 5 लिस्ट में आता था। यहां तक कि उसका दबदबा तो अंडरवर्ल्ड में भी था और वह खतरनाक भी था, इसलिए हर कोई एक दूसरे के सामने काफी खतरनाक अंदाज में घूर रहे थे। बाकी सभी लोग वहां से बाहर थे, यहां तक कि सेक्रेटरी रजत भी जा चुका था उन दोनों को अंदर छोड़ने के बाद, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह बातचीत काफी प्राइवेट होने वाली थी। तभी वहां पर किसी की हील की टक टक की आवाज आई। सभी लोगों ने एक साथ उस ओर देखा। हर्षवर्धन तो जानता था कि यह उसकी प्यारी बीवी है, लेकिन वह दोनों शख्स नहीं जानते थे। इसीलिए उन दोनों के चेहरे पर काफी कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी थी। लेकिन उन लोगों को सच में तब लगा जब सामने खड़ी इंसान के चेहरे पर मास्क देखा। हर्षवर्धन को भी कंफ्यूजन महसूस हुई कि अनाया ने मास्क क्यों पहना है। तभी अनाया अपने सामने बैठे लोगों को काफी अलग नजरों से देखकर ग्रिट करते हुए बोली, हेलो मिस्टर व्यास, हेलो मिस्टर ठकराल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी आवाज सुनकर उन दोनों से ही थोड़ा अलग लगा, क्योंकि ऐसा लगा कि सामने खड़ी इंसान उसे रिस्पेक्ट दे रही थी। हर्षवर्धन भी समझ गया कि यह दोनों दुश्मन नहीं है, इसीलिए वह शांति से वहां चुपचाप अपनी बीवी की हरकतें देख रहा था। अनाया भी हर्षवर्धन की आंखों में कंफ्यूजन देख चुकी थी। वह हर्षवर्धन से कभी कुछ नहीं छुपाती थी, इसीलिए उसने अपना फोन में वही डॉक्यूमेंट खोला जो अभी अभी उसके एआई रोबोट रेम ने उसे दिए थे और हर्षवर्धन की ओर बढ़ा दिए। हर्षवर्धन ने भी उन डॉक्यूमेंट पर नजर डाली और उसे पढ़ने लगा, जिसमें सामने बैठे इंसानों की डिटेल थी। अनाया वहां बैठते हुए उन दोनों को देख रही थी। थोड़ी देर के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, तो मिस्टर व्यास से रहा नहीं गया, तो वह गंभीर लहजे में बोले, आप लोगों ने मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्या मैं जान सकता हूं? क्या मिस्टर व्यास और लॉयर के सामने खुद को अनाया कपूर की सच्चाई और आगे क्या करना चाहती थी अनाया? होटल के वीआईपी रूम में अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया के ग्रिट करने से सामने बैठे लोग कंफ्यूज थे, तो मिस्टर व्यास अनाया के बड़ी पूछते हैं। मिस्टर व्यास की बात सुनकर अनाया गंभीर आवाज में बोली, अब चिंता मत कीजिए, बहुत ज्यादा आपको पता चल जाएगा कि आपके यहां की बुलाया गया है। उसके बाद वह उन्हें गंभीर लहजे में बोली, वैसे आप मनी ट्रांजैक्शन के लिए ब्रीफकेस तो लाए होंगे? यह सुनकर मिस्टर व्यास बोले, ओह, तो आपको चैरिटी के लिए 200 करोड़ की ट्रांजैक्शन की बात कर रही है? अनाया बोली, हां बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही हूं। यह सुनकर उन लोगों को लगा कि अनाया ने उन्हें ट्रांजैक्शन करने के लिए बुलाया है। वह लोग पोलाइट होकर बोले, हां बिल्कुल। उसके बाद वह अपने हाथ में पड़े ब्रीफकेस को ओपन करता है, जिसमें काफी सारे फीचर्स थे और वह काफी एडवांस लेवल का था। अनाया अभी जानती थी कि उसकी मां एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थी, इसीलिए तो उसने राम जैसा रॉबोट बनाया और उसे यकीन था कि इस ब्रीफ केस की सिस्टम को भी उसकी मां ने ही डिजाइन किया होगा। लेकिन वह कुछ बोलती नहीं। तभी मिस्टर वैकुंठ व्यास उस ब्रीफ केस पर अपने फिंगरप्रिंट लगाने को आगे बढ़े। दरअसल जब तक उसे चैरिटी फर्म की असली मालकिन लौट कर वापस नहीं आती, तब तक मिस्टर व्यास के फिंगरप्रिंट उसमें काम कर सकते थे। हालांकि वह जब भी मनी ट्रांजैक्शन करते थे, तब उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता था। वह बिना वजह किसी भी तरह का मनी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्हें लगा कि मनी ट्रांजैक्शन के लिए वह अकाउंट ओपन कर रहे थे। यह देखकर अनाया उन्हें हाथ देखकर रोकते हुए बोली, शांत हो जाइए। उसके बाद अनाया ने अपने फिंगरप्रिंट उस जगह पर लगाए जहां पर उस फॉर्म का अकाउंट था, जिसे लॉगिन करने के लिए उस चैरिटी ट्रस्ट ऑनर की फिंगरप्रिंट लगती थी। यह देखकर वहां बैठे 2 लोग सदमे जा चुके थे, लेकिन हर्षवर्धन, जिसने अभी वह डिटेल पढ़ी थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस अपनी बीवी को देख रहा था।
तभी मिस्टर व्यास परेशान होकर बोले, मिसेज रावत, आपने यह क्या किया? आपको यहां नहीं, उस और अपने फिंगरप्रिंट लगाने थे, क्योंकि आपको पैसे डोनेट करने थे, आपको लेना नहीं है। उनकी बात में हामी भरते हुए मिस्टर ठकराल भी बोले, यह आपने क्या कर दिया? कहीं ऐसा ना हो कि यह फॉर्म लॉक हो जाए। लेकिन तभी उन दोनों को सदमे में डालते हुए उस ब्रीफ केस से आवाज आई, फिंगरप्रिंट एक्सेप्टेड, आइडेंटिफिकेशन कंफर्म, मिस अनाया गीता कपूर, डॉटर ऑफ मिस गीता कपूर। यह सुनते ही उनके सामने बैठे दोनों आदमी सदमे में जा चुके थे, क्योंकि वह कई सालों से अनाया कपूर को ढूंढ रहे थे। हालांकि धनंजय ठकराल तो अभी अभी इंडिया आया था, लेकिन फिर भी उसके आदमी अपनी मैडम की बेटी को खोज रहे थे। उसे शक था कि कहीं कपूर खानदान उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि उसने राजेश कपूर की हर चाल देखी थी। उसे पता था कि राजेश कपूर कोई अच्छा इंसान नहीं है। उसे तो अपनी मैडम की मौत पर भी शक हो रहा था, लेकिन वह बस एक एम्प्लॉय था। हालांकि उसने अपने लेवल पर कोशिश की थी, लेकिन जिसने भी यह सब कुछ किया था वह काफी शांत था, इसलिए वह कुछ पता नहीं लग पाया। उन दोनों के मुंह से एक साथ निकाला, क्या सच में आप हमारी मैडम की बेटी हैं? उन दोनों की ऐसी बात सुनकर अनाया अभी भी कुछ नहीं बोलते। हर्षवर्धन तो पहले से जानता था कि अनाया यह कौन है। वह तो बस शांति से वहां बैठकर अपनी बीवी की हरकतें देख रहा था। तभी उस ब्रीफकेस से आवाज आई, दूसरा आइडेंटिफिकेशन कंफर्म कीजिए। इतना बोलकर उस ब्रीफकेस से एक लंबी रोड जैसा निकला, जिसके ऊपर एक गोला बना हुआ था। दिखने में वह किसी आई स्कैनर की तरह था। उसमें से हरे रंग की रोशनी निकलने लगी। उस देखकर वह दोनों और ज्यादा चौंक गए, क्योंकि यह दूसरी आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेशन थी। अगर उसे दोनों के सामने बैठी लड़की की आंखों की स्कैनिंग भी मैच हो गई, तो यह कंफर्म हो जाएगा कि उनके सामने बैठी लड़की उनकी मैडम है। अनाया बिना किसी शिक्षक के अपनी आंखों को उसे मशीन के नजदीक ले जाती है और उसे स्कैन करती है। वह बारी बारी अपनी दोनों आंखें स्कैन करती है। थोड़ी ही देर में मशीन से वापस आवाज आई, आइडेंटिफिकेशन कंफर्म। आपका इस चैरिटी फंड ऑर्गेनाइजेशन में स्वागत है, मिस अनाया कपूर। उस ब्रीफकेस की आवाज सुनकर वह दोनों इंसान सदमे से बाहर आए, और वह दोनों ही एक साथ पूछते हैं, इसका मतलब तुम सच में अनाया हो? यह कहते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। उनमें से मिस्टर धनंजय ठकराल की आंखें तो हल्की सी नम हो गई थीं, क्योंकि वह कई सालों से इसे ढूंढ रहा था। उन दोनों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए अनाया अपना मास्क हटाती है। मास्क हटाते ही उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि उनके सामने बैठी लड़की काफी हद तक उनकी मैडम गीता की तरह थी। बस फर्क इतना था कि उनके अंदर किसी और की भी झलक नजर आती थी, खास करके उनकी आंखें। वह काफी यूनिक थीं। उन दोनों की आंखों में ही काफी इमोशनल नजर आ रहे थे। तभी धनंजय ठकराल कुछ सोचते हुए बोला, अगर आप हमारी छोटी मैडम हैं, तो वह इंसान, इतना बोलकर वह उस ऑक्सन होल की ओर इशारा करता है। अनाया एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, वह कपट्टी लोग बस ठोंग कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग उनकी जालसाजी में आए और कुछ गलत डिसीजन ले, इसीलिए मुझे आप लोगों को मेरी आइडेंटिटी बतानी पड़ी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह बात यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। वह दोनों ही अपनी छोटी मैडम की बातें समझ चुके थे। तभी मिस्टर व्यास खोए हुए अंदाज में हर्षवर्धन की ओर इशारा करते हुए बोले, और यह आपके साथ? क्योंकि वह दोनों ही शॉक थे, इतने बड़े इंसान को अपने मैडम के साथ देखकर। अनाया हर्षवर्धन के हाथ को प्यार से पकड़े हुए प्राउड भरी मुस्कान में बोली, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर हर्षवर्धन रावत। क्या वो लोग यह हकीकत अपनाएं? अनाया क्या अपना प्लान उन लोगों को बता देगी? और क्या आने वाली जुदाई से हर्षवर्धन होगा वाकिफ? प्राइवेट रूम में। अब तक आपने सुना कि मिस्टर व्यास और मिस्टर ठकराल को पता चला कि अनाया ही गीता कपूर की बेटी है और वो हर्षवर्धन की बीवी है। यह सुनकर वह दोनों सदमे में जा चुके थे, जैसे उन दोनों को यकीन ना हो रहा हो। वह दोनों आंखें बड़ी बड़ी करके पलके झपकाने लगे। तभी धनंजय ठकराल हकलाते हुए बोले, आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है।
इन्हें कौन नहीं पहचानता। हम तो बस कंफ्यूज थे कि यह यहां क्यों है। फिर वह काफी रिस्पेक्ट से ग्रिट करते हुए बोले, हेलो मिस्टर रावत, आप हमारी छोटी मैडम के हस्बैंड हैं, तो आप हमारे लिए भी बॉस की तरह ही हैं। हर्षवर्धन उनकी ओर देखकर काफी ग्रेटफुल एक्सप्रेशन देता है, क्योंकि वह देख रहा था कब से उसकी बीवी उन दोनों को काफी रिस्पेक्ट दे रही थी और उन्होंने भी उन दोनों की डिटेल पढ़ी थी। वह जानता था कि यह दोनों काफी रिस्पेक्टफुल आदमी हैं और काफी लॉयल भी। तभी अनाया उन दोनों की ओर देखकर बोली, मेरा मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। आप मॉम की विल के अकॉर्डिंग अपने आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। यह सुनकर वह दोनों ही एक साथ सरहा में हिलते हैं। तभी हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर वह दोनों कंफ्यूज थे। उन्हें कंफ्यूज देखकर अनाया उन्हें समझाते हुए बोली, अब तक कपूर खानदान को नहीं पता है कि मैं वापस लौट चुकी हूं। उनके हिसाब से अभी भी मैं वहीं हूं जहां वह लोग मुझे छोड़कर आए थे। मुझे अभी भी कई सारी चीज ऐसी है जिसके बारे में जानना है और वह मुझे सिर्फ कपूर खानदान से पता चल सकता है। इसीलिए उन लोगों के लिए अभी यह बात छिपी ही रहनी चाहिए कि मैं वापस आई हूं और मेरी शादी हो चुकी है। वह दोनों भी समझ गई कि अनाया क्या कहना चाहती है। उन दोनों ही एक साथ हमेशा हिलाते हुए बोले, ठीक है। तभी अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, पहले ही सब कुछ मेरे नाम हो जाए, लेकिन आज भी आप दोनों ही पहले की तरह काम करेंगे। मिस्टर व्यास, आप आज भी उस फंड रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को पहले की तरह चलाएंगे और मिस्टर ठकराल आपको अभी भी मेरी प्रॉपर्टी को हैंडल करेंगे जैसे पहले करते थे। और अगर आप मुझे अगली बार मिले तो आपको यही दिखाना है कि आप मुझे नहीं जानते। यह सुनकर वह दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। उसके बाद अनाया हर्षवर्धन की ओर हाथ आगे बढ़ाती है तो हर्षवर्धन उसके हाथ में एक गोल्डन कार्ड रख देती हैं। अनाया उन्हें उन दोनों की ओर बढ़ते हुए बोली, अगर कभी आप मुझसे कांटेक्ट ना कर पाए और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो आप दोनों से सॉल्व ना हो तो आप उसी वक्त हर्षवर्धन की मदद ले सकते हैं, क्योंकि आज से लीगली वह सारे राइट्स रखता है जो मेरे हस्बैंड रखता होगा। इसलिए आप कभी भी उसकी मदद ले सकते हैं। यह उसका विजिटिंग कार्ड है। यह सुनकर उन दोनों की आंखों में काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन आ गए, क्योंकि हर्षवर्धन रावत का विजिटिंग कार्ड होने का मतलब है कि वह कितने बड़े इंसान हैं, क्योंकि कोई भी इसे हासिल नहीं कर सकता था। यह कार्ड पूरा गोल्ड से बना हुआ था। वह दोनों ही कांपते हाथों से उस कार्ड को अपने हाथ में पढ़ते हैं और सर झुकाकर बोले, ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। तभी हर्षवर्धन उनकी ओर देखकर बोला, जो किया पहले मनी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। यह सुनकर वह दोनों ना में सर हिलाते हुए बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सब कुछ छोटी मैडम का ही है, आप पैसे दे या ना दे। अनाया उन्हें रोते हुए बोली, नहीं, यह आपके लिए नहीं है। यह सब कुछ उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। वैसे भी 200 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है और यह सिर्फ चैरिटी के लिए है। इतना बोलकर वो अपने पैर से एक यूनिक इंटरनेशनल ब्लैक डायमंड कार्ड निकालती है 200 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए। तभी हर्षवर्धन उसे रोकते हुए बोला, नहीं, अगर इससे पेमेंट होगी तो बाहर पता चल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट का रिकॉर्ड होता है। ये पेमेंट में करूंगा। वैसे भी तुमने नीचे यही इंट्रोडक्शन दिया है कि तुम मेरी वाइफ हो। इतना बोलकर वह अपने पास से एक कार्ड निकालता है और उसे उस मशीन में स्वैप करके फिंगरप्रिंट देकर 200 करोड़ ट्रांसफर कर देता है। वही अन लोगों के वहां से निकलते ही अनाया और हर्षवर्धन तुरंत अपनी मंजिल की ओर चले गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जितेंद्र राणा के पिता मल्हार राणा की तबीयत खराब हुई थी। कुछ ही देर में वो जितेंद्र राणा के आलीशान घर के बाहर थे। यह जगह काफी डरावनी थी। हालांकि बाहर से वहां एक गार्डन दिख रहा था जो काफी खूबसूरत और बड़ा था, लेकिन भांत हर तरफ काले कपड़े पहने आदमी अपनी हाथ में बड़ी बड़ी राइफल ले खड़े थे। दूर से यह घर किसी कमांडो एकेडमी जैसा नजर आता था। वहां की सिक्योरिटी इतनी हाई थी कि बिना परमिशन परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन हर्षवर्धन की वजह से वो लोग आराम से अंदर चले गए।
यहां तक कि वहां खड़ा हर गार्ड हर्षवर्धन को अपने मालिक की तरह झुककर ग्रिट कर रहा था, और हर्षवर्धन के गार्ड्स भी उसके पीछे ही चले गए थे। वही का एक गार्ड आगे आते हुए झुककर हर्षवर्धन को ग्रिट करके पूछता, हे सर, क्या आप छोट बॉस से मिलने आए हे? यह सुन हर्षवर्धन बिना भाव के बोला, मेडिकल रूम कहां है? वो आदमी समझ गया कि यह उनके बड़े बॉस के लिए आए हैं। वो तुरंत उसे मेडिकल रूम की ओर ले जाने लगे। क्या अनाया चल रही है कोई नई चाल? और क्या मल्हार राणा को बचा पाएगी अनाया, या फिर यह दुस्समानी ओर लंबी चलेगी? मल्हार राणा के रूम के बाहर दूसरी ओर पिछले कुछ सालों से मल्हार राणा ऐसे ही बीमार था। इसीलिए जितेंद्र राणा ने अपने पिता की इलाज के लिए सारी सुविधा घर में ही कर दी थी। वैसे तो वह देश के तो क्या, दुनिया के बड़े से बड़े अस्पताल का इंतजाम कर सकता था, लेकिन जो सिक्योरिटी उसे घर में मिलती वह उसे बाहर नहीं मिलती। जितेंद्र राणा भले ही कहने को एक बिजनेसमैन भी था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के कारण उसके दोस्त से ज्यादा दुश्मन थे, और वह ऐसे ही मल्हार राणा को किसी भी अस्पताल में दाखिल नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने ही घर में एक छोटा सा अस्पताल खोलकर रखा था। जो भी चीज चाहिए वह वहां पर हाजिर होती थी, यहां तक कि देश का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी वहां हाजिर होता था। इस वक्त ऑपरेशन हॉल का माहौल काफी गंभीर चल रहा था। जितेंद्र राणा परेशानी में फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर बैठा था, और विक्की उसे शांत करवा रहा था, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही एक डॉक्टर का गला पकड़ लिया था, क्योंकि उसे डॉक्टर ने न्यूज दी थी कि मल्हार राणा का बचने के चांसेस बहुत कम है, और उस डॉक्टर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अभी वह खुद अस्पताल में भर्ती होने के काबिल हो चुका था। विक्की उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ, अगर ऐसा करोगे तो कोई अंकल ठीक नहीं होने वाले, उल्टा तुम सभी डॉक्टरों को यहीं पर मार डालोगे, बाद में इलाज कौन करेगा? यह सुनकर जितेंद्र राणा खुद को शांत करता है, तभी उनके कानों में कदमों की आवाज पड़ती है। तो वहां हर्षवर्धन के साथ अनाया आ रही थी, और उसके पीछे कुछ गार्ड भी थे। हर बार की तरह अनाया ने आज भी अपने चेहरे पर मास्क पहना था। अनाया ज्यादा लोगों के सामने बिना मास्क के नहीं जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका चेहरा कहीं उसे कभी मुसीबत में न डाल दे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वह बहुत ज्यादा हद तक अपनी मां की तरह दिखती थी, और उसके मन के कई ऐसे राज्य थे, इसके बारे में उसे जानना था, जो पिछले जन्म में वह जान नहीं पाई थी, और शायद कहीं ना कहीं पिछले जन्म में वह अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर मर चुकी थी। यहां तक कि अपने बेवकूफी की वजह से अपनी मां के सपने और उनकी उम्मीदों को भी तोड़ चुकी थी, और वह इस जन्म में वह गलती नहीं करना चाहती थी। वही उनको वहां देखकर जितेंद्र राणा को थोड़ा सिक्योरिटी सा महसूस हुआ, क्योंकि उन सब में सबसे काबिल इंसान हर्षवर्धन था, और हर्षवर्धन के होते हुए उन सब को कभी भी ऐसा नहीं महसूस होता था कि कुछ गलत होगा, क्योंकि वह हमेशा हर चीज सही कर देता था। आज भी उन लोगों के अंदर एक सुकून आ गया हर्षवर्धन को देखकर। तभी जितेंद्र राणा परेशान होकर बोला, देखो ना भाई, ये कैसी बातें कर रहा है? इसने कहा कि मेरे डेट को बचाना मुश्किल है। वही यह सुनकर हर्षवर्धन उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ जितेंद्र, ये पैनिक करने का समय नहीं है। वहीं उन सबको इग्नोर करते हुए अनाया पास खड़े हुए डॉक्टर की वह देखकर थोड़े कठोर आवाज में बोली, उनकी करंट सिचुएशन क्या है? अनाया वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने ऐसी सिचुएशन कई बार देखी थी, ये तक कि इसी भी बुरी हालत देखी थी। वो जितेंद्र को दिलासा देने से ज्यादा उसके पिता के इलाज में अपना वक्त बर्बाद करना चाहती थी। वही वह डॉक्टर जो डर से कांप रहा था। किसी लड़की को अपने ऊपर ऑर्डर चलाता देख थोड़ा परेशान होकर उसे देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, तुम जानकर क्या करोगी? तभी पास खड़ी हुई एक लेडी डॉक्टर, जिनको खुद की खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, और पिछले कुछ सालों से वह मिस्टर मल्हार राणा का इलाज कर रही थी। वह अनाया को घूरते हुए बोली, तुम घमंडी लड़की, अपना मुंह बंद रखो, दिख नहीं रहा यह कितनी गंभीर सिचुएशन है, पीछे हटो। इतना बोलकर वह उसके कंधे को हल्के से पीछे धक्का दे देती है। वहीं उसकी हरकत से अनाया को गुस्सा आ गया,
वह अपनी मुट्ठियां करते हुए दांत पीसकर बोली, उनकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। इतना बोलकर वह पास खड़ी नर्स के हाथ से रिपोर्ट छीनकर पढ़ने लगी। वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी और उसका मानना था कि काम बोलता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग, जो अनाया की असलियत नहीं जानते थे, वह डर में अनाया को देखने लगे, क्योंकि सबको पता था कि उनके बॉस जितेंद्र कितने गुस्सैल हैं। वही कुछ लोग घमंड में थे कि इस छोटी बच्ची ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मास्क के पीछे उनको अनाया कोई टीनेजर लग रही थी। कोई सोच रहा हुआ था, ये मरना चाहती है। लेकिन वह डॉक्टर तो गुस्से में दांत पीसकर अनाया को देखकर बोली, तुम पागल लड़की, तुम्हें पता नहीं है ये कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है। तुम्हें तो ढंग से इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता होगा, तो मेडिकल टर्म के बारे में क्या खाक पता होगा। अब छोड़ो इस फाइल को। इतना बोलकर वह उसे खींचने लगी। तभी हर्षवर्धन गुस्से में पीछे खड़े हुए। अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है तो सेक्रेटरी रजत आगे आकर एक झटके से उस लेडी डॉक्टर को दूर धक्का देता है और वह किसी कटी पतंग की तरह जमीन पर जाकर गिरती है। जितेंद्र अभी थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि वह अनाया की हकीकत नहीं जानता था कि वो कौन है। क्या अनाया बचा लेगी मल्हार राणा को? और क्यों आई ही अनाया उन्हें बचाने के लिए? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।